एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के कीवर्ड्स। देखो, कीवर्ड्स मतलब अगर आपकी केस स्टडी के अंदर ये पर्टिकुलर वर्ड्स गिवन है, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस गिवन है, तो आपको केस स्टडी देखकर समझ में आ जाएगा कि केस स्टडी कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। तो केस स्टडी को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके बाद में क्वेश्चन में जो भी पूछा है कि इसके फीचर्स लिख दो, इसकी इंपॉर्टेंस लिख दो, इसके लिमिटेशंस लिख दो, वो सब आपको याद है, वो आप आराम से लिख सकते हो। प्रॉब्लम कहां आती है कि केस स्टडी को आइडेंटिफाई करना है कि यार यहां पर बात कौन से चैप्टर की करी गई है, कौन से टॉपिक की करी गई है। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग एंड चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग के कीवर्ड्स। यहां पर आपके पास में कीवर्ड्स गिवन है कि ऐसे कुछ भी वर्ड सेंटेंसेस आपकी केस स्टडी में गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा केस स्टडी किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। शुरू करें। गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस देना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें बताना उन्हें क्या काम करना है, काम कैसे करना है, एक लीडर की तरह काम करना। और इसी मैनेजमेंट के फंक्शन से एक्शन इनिशिएट होता है, एक्शन की शुरुआत होती है। एम्प्लॉइज के बिहेवियर को स्टडी करना, उनके बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करना, उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव करने की कोशिश करना, ये सारा काम किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर, दैट इज डायरेक्टिंग के अंदर। यहीं से एक्शन की शुरुआत होती है। अब डायरेक्टिंग के अंदर तो सुपरविजन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, लीडरशिप भी आता है। तो जब हम एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। सुपरविजन का मतलब ही क्या होता है? एक तो वर्ड है सुपर, सुपर मतलब जो ऊपर है, यानी कि जिसके पास में ज्यादा पावर है। एक विजन, जिसके पास में ज्यादा पावर है, वो अपने एम्प्लॉइज को देख रहा है कि एम्प्लॉइज सही से तो काम कर रहे हैं ना। तो एम्प्लॉइज को ऑब्जर्व करना, उन्हें मॉनिटर करना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, देखना वो सही से तो काम कर रहे हैं ना, जैसे बताया है, दैट इज सुपरविजन। पहला एलिमेंट हो गया डायरेक्टिंग का। स्टिम्युलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को इंड्यूस करना कि भाई तुम्हें ये करना ही है, उनके अंदर चाबी भरना, उन्हें इंस्पायर करना, प्रेरणा देना, उन्हें स्टिम्युलेट करना कि अगर तुम तुम्हारा ये टारगेट अचीव कर लोगे तो हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, तुम्हें कंपनी के शेयर्स ऑफर करे जाएंगे सस्ते के अंदर, या फिर तुम्हें इंक्रीमेंट मिलेगा 10% से। तो इस तरह से जब एम्प्लॉइज को इंड्यूस करा जाता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ जगाया जाता है ना, चाबी भरी जाती है, दैट इज मोटिवेशन। अब देखो, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में आती है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का पता कैसे चलेगा? नीड और डिजायर इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो कहते हैं अगर किसी भी बंदे को मोटिवेट करना है तो उसके मन में एक नीड जगानी पड़ेगी, एक डिजायर जगानी पड़ेगी। अब अगर आज आप पढ़ रहे हो तो आपके मन में एक नीड है ना कि 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, देन सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना है, फिर एक अच्छा कॉलेज लेना है। तो आपके मन में एक नीड है, एक डिजायर है, वो नीड और डिजायर आपको मोटिवेट कर रही है कि आप अपना बेस्ट दो। तो नीड और डिजायर का होना जरूरी है। ये कौन कहता है? मैस्लो कहते हैं। इसका पता हमें चलता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से। अब ये जो पर्सन की नीड है उसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे बंदे की पहली नीड क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल, कि सर्वाइवल के लिए बेसिक चीजों का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए। फूड अवेलेबल होना चाहिए, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। इस नीड को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या? फिजियोलॉजिकल नीड्स, कि लाइफ की सर्वाइवल की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। जब बंदे की ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो उसके मन में एक अगली नीड जागती है, सिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर। वो देखता है आज तो मेरी ये सारी नीड्स पूरी हो रही है, ये सारी नीड्स मेरी फ्यूचर में भी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए वो अपनी LIC वगैरह करवाता है, वो अपने पेंशन प्लान्स के बारे में सोचता है, वो टर्म इंश्योरेंस वगैरह देता है ताकि वो फ्यूचर की सिक्योरिटी को देख सके, वो इंश्योरेंस वगैरह करवाता है। इसे हम बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। क्या कहते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो नीड्स का होना जरूरी है, इसका पता चलता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से। पहली नीड हो गई लाइफ का बेसिक सर्वाइवल, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। वो नीड जब पूरी हो जाती है, बंदा फ्यूचर के बारे में सोचता है, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब वो नीड भी पूरी हो जाती है तो तीसरी नीड बंदे के मन में जागती है। वो ऑर्गेनाइजेशन में प्यार चाहता है, अफेक्शन चाहता है, फ्रेंडशिप चाहता है, कंपेनियनशिप चाहता है, कि ऑर्गेनाइजेशन में उसे एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आए, यार दोस्त हो, उसे प्यार मिले, अफेक्शन मिले। इसे हम बोलते हैं सोशल नीड्स
या फिर बिलोंगिंग नीड्स, या फिर एफिलिएशन नीड। क्या कहते हैं? एफिलिएशन नीड। अब ये नीड भी जब बंदे की पूरी हो जाती है तो बंदे के मन में नेक्स्ट नीड जागती है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्ट मिले, एक रिकॉग्निशन मिले, यानी कि एक पहचान मिले। आते जाते सब लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर बोल के जाए, रिस्पेक्ट मिले और एक पहचान मिले। इसे हम लोग बोलते हैं एस्टीम नीड्स। और लास्ट नीड आती है बंदे की, जब बंदा लाइफ में अपना अल्टीमेट मकसद हासिल कर लेता है। मान लो एक बंदा है, वो कंपनियों का सीईओ बनना चाहता है और वो अल्टीमेटली प्रमोट हो के कंपनी का सीईओ बन जाता है, तो उसने लाइफ का अल्टीमेट मकसद हासिल कर लिया। इसे बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये 5 नीड्स हो गई हमारी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी की हेल्प से। अब हम अलग अलग इंसेंटिव्स की बात करेंगे, रिवॉर्ड्स की बात करेंगे। इशू ऑफ कंपनी शेयर टू इट्स एम्प्लॉइज एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। जब कंपनी अपना कोई शेयर है मान लो 100 रुपए का, वही सेम शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को दे देती है 70 रुपीज के अंदर। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू कर रही है मार्केट प्राइस से कम के अंदर, तो कंपनी एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है ना, उसे कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं सस्ते के अंदर। इसे बोलते हैं को पार्टनरशिप, कि पार्टनर बन चुका है एम्प्लॉय हमारा। या फिर स्टॉक ऑप्शन। क्या कहते हैं? स्टॉक ऑप्शन। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है बच्चों को हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है, कार की फैसिलिटी मिल रही है। मतलब कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, घर दे रही है, गाड़ी दे रही है, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा दे रही है, इस तरह के बेनिफिट्स को या तो पर्क्स बोलते हैं, या फिर फ्रिंज बेनिफिट्स बोला जाता है, या फिर इसे हम बोलते हैं परक्यूसाइड्स। क्या कहते हैं? परक्यूसाइड्स। रिवॉर्ड फॉर गुड सजेशन। जब एम्प्लॉय ने कोई अच्छा सजेशन दिया है तो उसके लिए उसे रिवॉर्ड देना, उसका नाम नोटिस बोर्ड पर लिखवाना, नोटिस बोर्ड पर उसका नाम प्रेजेंट होना, एम्प्लॉय को कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसके लिए सबके सामने ताली वगैरह बजवा देना, उसे रिस्पेक्ट देना इस काम के लिए, उसे अवार्ड देना, सर्टिफिकेट देना। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को एक पहचान मिल रही है ना, उसे अच्छा लगेगा कि यार मेरा नाम हो रहा है। इसे बोलते हैं एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, यहाँ पर आप बंदे को पैसा नहीं दे रहे, दिस इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। रिकॉग्निशन, पहचान मिल रही है। एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा फ्रीडम देना कि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके, इसे बोलते हैं एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। इसी को बोला जाता है ऑटोनॉमी। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी। तो ये सारी चीजें यहां तक कि किसके अंदर आई? हमारी मोटिवेशन के अंदर। सुपरविजन में सिर्फ हमारे पास में सुपरविजन का मतलब कोर्स के अंदर है, तो उसमें सिर्फ मैंने आपको इतना बताया है, एम्प्लॉइज को मॉनिटर करना और ऑब्जर्व करना, दैट इज सुपरविजन। फिर मोटिवेशन के अंदर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आ गई, और ये हमारे पास में अलग अलग तरह के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आ गए। आगे बात आती है लीडरशिप की। एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा लीडर भी होता है, पता है। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। अपने लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। लीडर के पीछे जो चलते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, तो यहाँ पर लीडर कौन है? हमारा मैनेजर। और मैनेजर के जो फॉलोअर्स हैं वो कौन है? एम्प्लॉइज है, यानी कि सबऑर्डिनेट्स हैं। तो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर को पॉजिटिव बनाना, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म वॉलंटरीली। एम्प्लॉइज के बिहेवियर को ऐसा बनाना कि वो आगे से इनिशिएटिव ले, वॉलंटरीली काम करे, अपने हिसाब से काम करे, आगे से खुश होकर काम करे, उन्हें हर काम के लिए बार बार बोलना ना पड़े, दैट इज लीडरशिप। तो लीडर अपने फॉलोअर्स, अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को क्या करता है? मोल्ड करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो लीडरशिप के हमारे पास में 3 फॉर्म्स है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और फ्री रेन लीडरशिप। यहां पर जब एक बंदा डायरेक्टर है, जो मैनेजर है वो एक डिक्टेटर है, वो अपने एम्प्लॉइज के सजेशंस को बिल्कुल नहीं सुनता, वो सिर्फ एम्प्लॉइज को ऑर्डर्स देता है। यहां पर जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो एक डिक्टेटर है, अपने सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस को नहीं सुनता है, उन्हें सिर्फ ऑर्डर देता है। इस तरह की लीडरशिप को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप। क्या कहते हैं? अथॉरिटेटिव लीडरशिप। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा मैनेजर जो अपने एम्प्लॉइज के सजेशंस लेता है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, लीडर भी कुछ बोल रहा है, एम्प्लॉइज भी अपनी बात रख रहे हैं। लीडर जो है वो मेजॉरिटी के ओपिनियंस को फॉलो करता है, वो सारे एम्प्लॉइज के सजेशंस लेगा और मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजंस लेगा। तो डेमोक्रेसी है यहाँ पर, इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। और जहां पर जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो कंप्लीटली अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देता है, सारी पावर भी अपने एम्प्लॉइज को दे दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज को दे दी, खुद बस आराम करता है। नो इंटरफेरेंस ऑफ सुपीरियर किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करता, उसने सारा काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉइज को दे दी है, फॉलोअर्स को दे दी है। लीडर अपने पास में कोई पावर नहीं लेता और सारे के सारे डिसीजंस लेने का काम किसका है? सबऑर्डिनेट्स का है। इसे हम बोलते हैं फ्री रेन लीडरशिप या फिर लेसर फेयर लीडरशिप। तो 3 तरह की हो गई। जब लीडर हमारा डिक्टेटर है, एम्प्लॉइज की नहीं
सुन रहा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो होती है, लीडर सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स की सुन के मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजंस लेता है, डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जब लीडर अपने पास में कोई पावर नहीं रखता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर सबॉर्डिनेट्स को दे देता है, फ्री रेन और लेसेस फेयर लीडरशिप, ये लीडरशिप हो गया। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज, दैट इज कम्युनिकेशन। अब जब यही कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है, सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स का एक्सचेंज हो, सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है, ऑफिशियल बात हो रही है, जहां पर इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो सिस्टमैटिकली हो रहा है कि ए कोई बात बी को बता रहा है, बी कोई बात सी को बता रहा है, सी कोई बात डी को बता रहा है, देन डी कोई बात ई को बता रहा है, यहां पर स्कालर चेन स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है, सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करे जाते हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जब सोशल इंटरेक्शंस होते हैं कि आज लंच में क्या लाए हो, शॉपिंग पे चल रहे हो क्या सैटरडे को, इसका उससे चल रहा है, ये सब बातें होती है ना, जब फ्रेंडली टॉक्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करे जाते हैं, कोई भी किसी से भी बात कर लेता है, ए आके सी से बात कर रहा है, सी जाके ई से बात कर रहा है, ई डी से बात कर रहा है, डी ए से बात कर रहा है, कोई यहाँ पर सिस्टमैटिक फ्लो नहीं है इंफॉर्मेशन का, कोई स्कॉलर चेन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है, पता ही नहीं है अगर कोई र्यूमर फैला है, कोई अफवाह फैली है तो उसका सोर्स कहाँ है, चीजें कहाँ से फ्लो कर रही हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब ये कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बैरियर्स है, कुछ बाधाएं हैं। कई बार आपने कोई बात बोली, आपके सेम वर्ड सेम सेंटेंसेस का दूसरे व्यक्ति ने अलग मीनिंग निकाल लिया, आपने कोई सेंटेंस बोला, आपके सेम वर्ड सेम सेंटेंसेस का सामने वाला बंदा अगर अलग मीनिंग निकाल लेता है, इस तरह के बैरियर्स को बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। क्या कहते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स। वर्कर्स नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय मैनेजर। कई बार मैनेजर ऐसी भाषा का यूज करते हैं जो भाषा वर्कर्स को समझ में ही नहीं आती, मैनेजर्स इंग्लिश बोल रहे हैं, वर्कर्स को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो ये सिमेंटिक बैरियर्स में ही आता है, इसे हम बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? फॉल्टी ट्रांसलेशन। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से केस स्टडी बनती है, वो मैं आपको बता रही हूं। वर्कर्स डू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड बाय स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। कई बार कम्युनिकेशन करते टाइम पर जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं वो टेक्निकल भाषा का यूज करते हैं, ये टेक्निकल भाषा हमारे बेचारे वर्कर्स को समझ में नहीं आती। जैसे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स ने बोला कि कल जो मीटिंग है वो व्हाइट कॉलर्स की मीटिंग है। अब व्हाइट कॉलर्स का मतलब होता है टॉप लेवल मैनेजर्स की मीटिंग है, लेकिन वर्कर्स को लगा व्हाइट कॉलर्स का मतलब है जो लोग व्हाइट शर्ट पहन के आएंगे उनकी मीटिंग है। तो कई बार स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स की भाषा हमारे वर्कर्स नहीं समझ पाते, ये भी एक तरह का सिमेंटिक बैरियर है। ये आता है टेक्निकल jargon के अंदर। किसके अंदर आता है? टेक्निकल jargon। ठीक है। व्हेन स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पार्टीज कम्युनिकेटिंग एक्ट एज अ बैरियर। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ए और बी, इनका स्टेट ऑफ माइंड ही कुछ अलग है। मान लो ए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर बी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो ये जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये पूरी तरह से अपना वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं, मान लो आपका दिमाग किसी और जगह है, आप किसी और ही ख्यालों में खोए हुए हो, तो दोनों पार्टीज का स्टेट ऑफ माइंड अगर मान लो सही नहीं है, या तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर आप किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, खुश हो, आपके दिमाग में कोई और ही चीज चल रही है, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन में ये चीज बैरियर का काम करती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं हो पाता है, चीजें आपस में समझ में नहीं आती, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। देन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। जब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस ही ऐसे हैं कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो स्मूथली नहीं हो पाता, कोई किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता है, कोई अपने सजेशंस नहीं दे पाता है, एम्प्लॉय सजेशन देने से पहले डरता है कि हो सकता है मैनेजर्स हमें कुछ बोल दें, हमारे सजेशंस को सुना नहीं जाएगा तो क्या। इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसी, खुद के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं कि इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो सिस्टमैटिकली स्मूथली नहीं हो पा रहा। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने कर लिया डायरेक्टिंग के सारे कीवर्ड्स। अब एक लास्ट चैप्टर आता है पार्ट 1 का, दैट इज कंट्रोलिंग। छोटा सा चैप्टर है, इसके भी साथ साथ में देख लेते हैं। देखो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग के अंदर हम प्लान्ड परफॉर्मेंस सेट करते हैं। यानी कि प्लानिंग के अंदर क्या बनाए जाते हैं, टारगेट सेट कराए जाते हैं कि मान लो इस महीने के एंड तक 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 950 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, देखना यार डिफरेंस आ रहा है 50 यूनिट्स का, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, आगे से करेक्टिव मेजर्स लेना ताकि ये डिफरेंसेस ना आए, दैट इज कंट्रोलिंग। समझ में आया? तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, इंश्योरिंग
अकम्पलिशमेंट ऑफ वर्क एज पर प्लान्स, ये मेक श्योर करके रखना कि जो एक्चुअल काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बैकवर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंट बात है। कंट्रोलिंग में मैनेजर्स पीछे की तरफ देख रहे हैं ना कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही, इस महीने की हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही, तो हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। डेविएशंस फाइंड आउट करे जाते हैं कि यार डिफरेंस आ रहा है 50 का, और फिर करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं ताकि अगली बारी से जो काम है, जो एक्चुअल काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। डेविएशन करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं कि डेविएशंस ना आए। ये फंक्शन कौन सा है हमारा? कंट्रोलिंग है। समझ में आया? गिविंग मोर अटेंशन टू एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। मैनेजर्स उन एरियाज पर फोकस करें जो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। मान लो डेविएशन आया है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी और मान लो एम्प्लॉयज ने 992 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी। अब यहां पर भी अगर मैनेजर सोचने लग जाएगा कि 8 यूनिट्स कम प्रोड्यूस क्यों हुई हैं, तो मैनेजर का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, सिर्फ 8 यूनिट्स ही तो कम प्रोड्यूस हुई हैं। इस तरह की चीजों पे फोकस नहीं करना। 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी लेकिन 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाई हैं, 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुई हैं, यहां पर मैनेजमेंट फोकस करे। तो जो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एरियाज है वहां पर मैनेजमेंट फोकस करे, सिर्फ की एरियाज पर वो फोकस करे। अगर वो सारी चीजों पर ही फोकस करने लग जाएगा तो मैनेजर जो है वो इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि सिर्फ की एरियाज पर ही मैनेजर्स फोकस करे, उन डेविएशंस पर ही फोकस करा जाए, बहुत ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, में एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, वो एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक ऐसा मैनेजर जो हर चीज कंट्रोल करना चाहता है कि एक एक फाइल में खुद ही चेक करूं, वो एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो वो डेविएशंस जो थोड़े से हैं, परमिसेबल लिमिट के अंदर अंदर हैं, जैसे ये वाला मैंने आपको बताया था ऊपर वाला, 1000 में से 992 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 8 यूनिट्स ही कम प्रोड्यूस हुई है, तो ये चल सकता है। ऐसे डेविएशंस जो एक परमिसेबल लिमिट के अंदर है वो चल सकते हैं। इसे हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स हैंडल कर ले तो अच्छा है। टॉप लेवल मैनेजर्स को इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि थोड़ा काम मैनेजर्स छोड़े, है ना, ताकि वो मेन काम पर फोकस कर सके। प्लान्ड परफॉर्मेंस के अंदर जो 1000 यूनिट सोची थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस 950 में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। यार्डस्टिक, जब स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं, यानी कि ये प्लानिंग जब स्टैंडर्ड सेट करे जा रहे हैं जिनके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेटिंग ऑफ टारगेट। सबसे पहले टारगेट सेट करा जाता है 1000 यूनिट्स का, तो यार्डस्टिक स्टैंडर्ड जो सेट करे गए हैं इसे हम क्या बोलते हैं? सेटिंग अप ऑफ टारगेट। इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल वर्क, अब एक्चुअल काम को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, दैट इज मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। जब हम ये देखते हैं चेकिंग डिफरेंस बिटवीन प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, डिफरेंसेस आ रहे हैं, दोनों में डेविएशंस आ रहे हैं, मतलब हम डेविएशंस को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। और जब डेविएशंस के पीछे के रीजंस फाइंड आउट करे जाते हैं कि यार 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस क्यों हुई, 50 यूनिट्स कम प्रोड्यूस क्यों हुई, कोई एम्प्लॉय एब्सेंट था, पावर फेलियर्स हो रहे थे, रॉ मटेरियल की सप्लाई कम थी, और उन डेविएशंस को रोकने के लिए भी स्टेप्स लेना, इन सबको बोला जाता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। क्या कहते हैं? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। लास्ट है कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अभी ये काम हो गया, अब नेक्स्ट चीज के लिए हम लोग आगे से टारगेट सेट करेंगे, फिर देखेंगे कि यार अभी जो डेविएशंस आ रहे हैं वो डेविएशंस फ्यूचर में नहीं आने चाहिए। चेकिंग लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेविएशंस, लिस्ट देखना कि यार ये जो डेविएशंस आ रहे थे ये क्यों आ रहे थे, किस किस वजह से आ रहे थे, ताकि फ्यूचर में जब हम प्लान बनाए तो ये डेविएशंस ना आए। करेक्टिव मेजर्स लेना, बेस फॉर फ्यूचर स्टैंडर्ड्स। फ्यूचर में जब हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फ्यूचर में जब हम प्लान परफॉर्मेंस डिसाइड करेंगे ना, तो उस टाइम पर ये सारी की सारी चीजें एक बेस का काम करती हैं कि यार पहले ये डेविएशंस आए थे, अब हम प्लान सोच समझ के, स्टैंडर्ड सोच समझ के सेट करेंगे ताकि फ्यूचर में ये डेविएशंस ना आए। दैट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है जहां पर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, दैट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। इसी के साथ में मैंने आपको पूरे पार्ट 1 के 8 चैप्टर्स के कीवर्ड्स करा दिए। आई होप ये कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए। तो सारे के सारे चैप्टर्स को साथ में प्रिपेयर करते जाओ, कीवर्ड्स प्रिपेयर करते जाओ, केस स्टडीज के साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। ट्रस्ट मी, बीएसटी में बहुत अच्छा हम लोग स्कोर करने वाले हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।